Hi, I am Ronit Kumar Srivastava. Today, I will talk about Article 16, which comes under Part 3 of Indian Constitution, that is fundamental rights. Article 16 is very important because it talks about or provides the basis of reservation policy in this country. आर्टिकल 16 के अंदर बहुत से क्लॉसेज हैं। एक एक करके हम सारे क्लॉसेज को पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा आर्टिकल 16 कहता क्या है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। स्टेट के अंदर जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाएंगे उन सारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाएगा। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये वो पोस्ट हैं, ये वो गवर्नमेंट पोस्ट है जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं और उन पोस्ट के लिए सभी को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है आर्टिकल 16। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंदर जितने भी नागरिक होंगे उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाएगा। लेकिन किस मैटर में इक्वल अपॉर्चुनिटी? उन मैटर में जहां पर अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है हर उस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए या हर उस ऑफिस के लिए जो स्टेट के अंदर बनाया गया है। मतलब कि अगर कोई पोस्ट गवर्नमेंट बनाता है तो उस पोस्ट के लिए सभी नागरिकों को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाएगा कि उस पोस्ट के लिए वो लड़ सकें। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है स्टेट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए गए होंगे या जितने भी ऑफिस क्रिएट किए गए होंगे उन सभी के लिए किसी भी नागरिक के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन सारे ग्राउंड्स पे जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में मेंशन किए गए हैं वो कौन कौन से ग्राउंड हैं? वो है रिलीजन, वो है रेस, वो है कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। इन सभी के आधार पर या इन सभी में से किसी के आधार पे भी किसी नागरिक के साथ एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे या ऑफिस अंडर द स्टेट के मैटर पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जो इस आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है तो फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। वहाँ हम देखेंगे कि सीट्स रिजर्व किए गए हैं वहाँ के डोमिसाइल के लिए। मतलब कि जो वहाँ के मूल निवासी है उनके लिए कई सारे एम्प्लॉयमेंट या कई सारे ऑफिसेस के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पे एक वैलिड ग्राउंड क्रिएट किया जा सकता है जिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टर्म डोमिसाइल है एक ऐसा ग्राउंड है जिसको कहीं मेंशन ही नहीं किया गया इस आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि 50% से ज़्यादा सीट रिजर्व नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे, इस डोमिसाइल के बेसिस पे। और बाकी का 50% सभी के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 50% सीट्स आप वहाँ के डोमिसाइल के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बात करता है इट कन्फर्स द पावर ऑन द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन इन केसेस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को एक पावर प्रदान करता है जिसके जरिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है और रेसिडेंस को एक क्वालिफिकेशन मानता है इन सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब कि स्टेट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए गए होंगे उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन बताया है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ने। अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में जितने भी एम्प्लॉयमेंट स्टेट ने क्रिएट किया होगा उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए फिक्स या रिजर्व होगा। जिसका एग्जाम्पल हम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं जहां पे हमें ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट को रिजर्व देखा सिर्फ वहां के लोगों के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से पोस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें लोकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और ये लोकल नॉलेज हमें सिर्फ वहाँ के लोकल लोग ही प्रदान कर सकते हैं। रेसिडेंस कैन बी मेड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सम पोस्ट बट ओनली एट स्टेट लेवल, नॉट एट यूनियन लेवल।
सिर्फ स्टेट लेवल पे ही रेसिडेंस को एक क्वालिफिकेशन बताया जाएगा कई सारे पोस्ट के लिए, ना कि यूनियन लेवल पे। ये जो प्रोविज़न था रेसिडेंस का वो लैप्स्ड हो गया था 1974 में, और अभी अभी कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो रेसिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन मानते हुए बात करता हो। लेकिन जब हम आर्टिकल 371 पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि रेसिडेंस कैन बी मेड ग्राउंड फॉर सम पोस्ट। वो चीज़ हम आर्टिकल 371 में देखेंगे, और वहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसे हैदराबाद और कर्नाटका में बहुत सारे पोस्ट जो हैं वहाँ के रेसिडेंट के लोगों के लिए फिक्स किया गया है। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 empowers the state to reserve seats in favor of backward classes, that is SC and ST, in public employment provided that these classes are not adequately represented in the services under the state। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टेट को एक पावर प्रदान करता है जिसके जरिए स्टेट बैकवर्ड क्लासेस जो होंगे स्टेट के अंदर, जिसे हम SC और ST कहते हैं, उनके फेवर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सीट्स को रिजर्व कर सकता है। और उसके लिए एक कंडीशन भी दिया है, प्रोवाइडेड दैट दीज क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। मतलब कि ये जो क्लासेज है, जो ये बैकवर्ड क्लासेज है जिसे हम SC और ST कह रहे हैं, ये स्टेट के अंदर जितने भी सर्विसेज क्रिएट किए गए होंगे उसमें एडिक्वेट फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर नहीं करती होंगी तभी उनके लिए रिजर्वेशन प्रदान करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। मतलब कि अगर आपकी कंट्री में 100% एम्प्लॉयमेंट है, उसमें से 70% एम्प्लॉयमेंट अगर जनरल कैटेगरी के लिए हमने रख दिया और बाकी का 30% सिर्फ SC ST के लिए रखा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो SC ST है वो बहुत कम है, वो एडिक्वेट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पर्याप्त तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्टेट के अंदर जितनी भी पोस्ट क्रिएट किए गए होंगे, जितने भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए गए होंगे, ये जो क्लासेज हैं एक कंप्लीट फॉर्म में, एक कंप्लीट सेंस में रिप्रेजेंट नहीं करते होंगे, तभी हम उनके लिए रिजर्वेशन प्रदान कर सकते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आर्टिकल है प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी इन दिस कंट्री। इट रिजर्व सीट्स फॉर SC and ST इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द स्टेट। अभी तक हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में देखा कैसे SC ST के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। अब हम देखेंगे एक चेंज, एक बदलाव जो आगे जाकर एक नया रूप लेता है। 1979 में जनता गवर्नमेंट पार्टी एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसका नाम था मंडल कमीशन, जिसके हेड थे BP मंडल। इस कमीशन ने 1980 में अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया। इस कमीशन का टास्क था कि वो आइडेंटिफाई करे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। जब इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो ये पता चला कि 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो उन्होंने क्या किया, 27% ऑफ सीट को रिजर्व कर दिया उस पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, और उनको नाम दिया OBC। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक OBC जैसा कोई कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया था, सिर्फ SC ST की बात हमने की थी और सुना था। पर अब यहाँ पे बात हो रही है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद VP सिंह आते हैं पावर पे और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, हमारे कंट्री के अंदर वायलेशन शुरू हो गया, दंगे फसाद शुरू हो गया। बाद में फिर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमें 10% ऑफ सीट रिजर्व चाहिए उन लोगों के लिए भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। जैसे ही इनका ये स्टेटमेंट आया, उस समय वो वायलेशन चल रहा था, तो तुरंत एक पेटिशन फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। ये पेटिशन फाइल हुआ था इंदिरा स्वाहानी के द्वारा और केस का नाम था इंदिरा स्वाहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 लीगल प्रिंसिपल के बारे में बात किया है। पहला प्रिंसिपल कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज अ इनेबलिंग क्लॉज। इसका मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बिना इस कंट्री में रिजर्वेशन पॉलिसी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा लीगल प्रिंसिपल है एनी रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शैल हैव टू सेटिस्फाई 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। हमारे कंट्री में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होंगे, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, अगर उन्हें रिजर्वेशन चाहिए तो उन्हें 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे।
पहला रिक्वायरमेंट है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। दूसरा रिक्वायरमेंट है बैकवर्ड क्लासेस इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर शैल अप्लाई टू द ओबीसी। याद रहे ये क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए अप्लाई होता है, एससी एसटी के लिए नहीं। चौथा रिक्वायरमेंट है द रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड एट एनी पॉइंट एवर 50%। पांचवा रिक्वायरमेंट है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी अफेक्टेड एज रिक्वायर्ड अंडर द आर्टिकल 335 विच इज़ अ सब्जेक्टिव क्लॉज। ये थे वो 5 रिक्वायरमेंट्स जो सेकेंड लीगल प्रिंसिपल में बताए गए हैं, जिनको पूरे करने पर ही किसी भी बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलेगा। जो तीसरा लीगल प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो ये था, Supreme Court said reservation can extend only at the time of recruitment, not at the time of promotion. Supreme Court also struck down Narasimha Rao order that is 10% reservation for economic backward classes. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात करता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की नहीं। अभी हमने बात किया जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी जो कहता था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम तमिलनाडु में देखेंगे कि जो रिजर्वेशन है वो 69% है। आखिर वो 50% से ज़्यादा क्यों है? एक्चुअली जब ये बात कोर्ट में गया तो वहाँ के गवर्नमेंट ने कन्विंस किया सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो डोमिनेटेड है बाय सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल से। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे to give reservation in proportion to their population we need to breach this 50%। अगर हमें population के बेसिस पे रिजर्वेशन देना हो तो फिर हमें इस 50% को ब्रीच करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस हो गई और इसीलिए तमिलनाडु में आप सिर्फ देखेंगे कि 50% से ज़्यादा दैट इज 69% रिजर्वेशन की बात की गई है। पहले हमने देखा सिर्फ एससी और एसटी के रिजर्वेशन के लिए बात की गई थी, पर अब ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होगी अगर वो इन 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अभी तक हमने देखा कि रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन के टाइम वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पार्लियामेंट के सामने, तो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का सोचा, इसीलिए उसने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को लाया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एससी और एसटी के प्रमोशन के मैटर में वो रिजर्वेशन की बात करता है, ओबीसी के लिए यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। और एक और बात कही गई है, रिजर्वेशन तभी पॉसिबल है इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल को पिक्चर में लाया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस केस का नाम था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन जो है प्रमोशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, पर उसके लिए उसे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरे करने पड़ेंगे। पहला रिक्वायरमेंट है द एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। डाटा के साथ ये प्रूव होना चाहिए कि जो ये दोनों कम्युनिटीज़ है एससी और एसटी वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट था दीज 2 कम्युनिटीज शुड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरा था दिस डज नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्टिकल 335 में बात किया गया है। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है एससी और एसटी कैटेगरी, तो फिर उसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के तहत रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाएगा। तो अभी तक हमने बात किया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस के बारे में और उसके 3 रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा यूपी स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस राजेश कुमार 2012 केस के बारे में। जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी फॉर एससी एंड एसटी अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को मना कर दिया, इसलिए क्योंकि यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई उन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। ओवरऑल जानने वाली बात यह है कि हमारे कंट्री में रिजर्वेशन इन प्रमोशन सिर्फ एससी एसटी के लिए अप्लीकेबल है, ना कि ओबीसी के लिए। अब मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। ये टर्म क्या कहता है, इसका क्या मतलब है।
जब हमारे समाज के अंदर किसी एक पार्टिकुलर क्लास या ग्रुप या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वेरियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रिजर्वेशन प्रदान करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने समाज के एक क्लास को लूँ जैसे ओबीसी, उसको फर्दर डिवाइड करूँ 3 पार्ट में, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, बैकवर्ड क्लास 3, और फिर इसे रिजर्वेशन प्रदान करूँ तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके लिए एक रीज़नेबल बेसिस होना चाहिए। 2010 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में ओबीसी क्लास के लिए रिजर्वेशन लाया 27%, जिसमें से 4% मुस्लिम निकल गए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे रिजर्वेशन को रिलीजन के बेस पे दिया जा रहा है जो एग्रीएबल नहीं है, इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस केस का नाम था टी मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2010 केस। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूछता है ऑन व्हाट बेसिस यू आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू मुस्लिम। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट रिप्लाई करती है वी आर नॉट प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू मुस्लिम, वी आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हु हैपन्स टू बी मुस्लिम। और सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश के इस रिप्लाई से कन्विंस हो जाती है और इसे वैलिड ग्राउंड बता देती है, जिसके तहत 4% मुस्लिम अंडर ओबीसी कोटा के तहत रिजर्वेशन पा जाते हैं। सेम चीज़ हम वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन किया गया है मुस्लिमों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ को सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला था रंगनाथ मिश्रा कमेटी 2004 और दूसरा था सचार कमेटी बाय मनमोहन सिंह। अब मैं बताऊंगा इन दोनों कमेटी में क्या बात की गई। रंगनाथ मिश्रा कमेटी में बताया गया रिकमेंडेशन कि रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिमों के लिए 10% तक, और सचार कमेटी जो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था उसमें बताया गया कि यहाँ पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिमों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब मैं बात करूँगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4B के बारे में, जो बात करता है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में। इसे इंसर्ट किया गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। सपोज़ करिए 2016 में एक वैकेंसी के अंडर 100 सीट्स क्रिएट किए गए, जिसमें से 50 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए था और 50 सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था। ये बात हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ओपन कैटेगरी की सारी सीट्स भर गए और जो 50% आपने रिजर्वेशन दिया था रिजर्व कैटेगरी को, उसमें से सिर्फ 40 सीट्स भरे, आउट ऑफ 50 ओनली 40 सीट्स भरे और 10 खाली रह गए, वेकेंट रह गए, जिसके लिए हमारे पास कोई सूटेबल या क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये जो सीट होंगे गवर्नमेंट के अनुसार वेकेंट रहेंगे और ये फिल होंगे आने वाले नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में। ये कहता है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब कि 2016 में आपने सीन देखा जो 100 सीट्स थे उसके। अब मैं 2017 की बात करता हूँ। सपोज़ करिए 2017 में किसी वैकेंसी के अंडर 100 सीट्स आए, उसमें से 50 ओपन कैटेगरी के लिए था, 50 रिजर्व कैटेगरी के लिए था। तो अब हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ 110 सीट्स हैं, क्योंकि पिछले साल मतलब कि 2016 की 10 वैकेंट सीट्स हमारे पास बची हैं। तो क्या हम इसका मतलब ये समझें कि आउट ऑफ 110 55 सीट्स हमारे पास ओपन कैटेगरी के लिए है और 55 रिजर्व कैटेगरी के लिए? जी नहीं। ये जो 10 वैकेंट सीट्स हैं 2016 के, ये मर्ज नहीं होंगे आने वाले नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में, उनके लिए एक सेपरेट क्लास बना दिया जाएगा। ये कहता है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 16 क्लॉज 5 के बारे में, जो एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पार्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर डिनोमिनेशन। सपोज करिए हिंदू रिलीजन का एक रिलीजियस बॉडी बनाया गया। उस रिलीजियस बॉडी को चलाने के लिए हमें मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हम एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो मेंबर्स होंगे ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये एक्सेप्शन क्या बताता है हमें कि इस रिलीजियस बॉडी के जितने भी मेंबर होंगे वो हिंदू होंगे।
इसका एग्जाम्पल हम वक्फ बोर्ड में देख सकते हैं, विच डील्स विथ मैनेजिंग द एसेट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इस बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे मुसलमान हैं। इसे एक्सेप्शन क्यों कहा जा रहा है? अभी हमने आर्टिकल 16 देखा जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बारे में जो बात करता है किसी भी नागरिक के साथ कुछ ग्राउंड्स के आधार पर, जिसमें रिलीजन भी आता है, आप किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 5 हमें एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। So this was all about Article 16. Thank you so much.